आज हम लोग फसल उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश जो है एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें लगभग 70% लोग जो है कृषि पर निर्भर रहते हैं और जिसके द्वारा हमारे देश के सभी व्यक्तियों को भोजन मिलता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जितनी भी जीव जंतु हैं, ठीक है, या मनुष्य हैं, उन सबको जो है जीवन के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। रोटी, कपड़ा, मकान, यानी मेन मुख्य जो आपका सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है भाई आपको खाने के लिए भोजन मिले, ठीक है। उसके बाद रहने के लिए पहनने के लिए कपड़े हों, फिर आप जो है रहने के लिए मकान की बात करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे लिए, तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगर हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है तो वो भोजन हमें कहाँ से मिलता है? वो कृषि के थ्रू मिलता है। यानी हम खेती करते हैं तो भोजन हमें प्राप्त होता है। अब कृषि के द्वारा हम पहले क्या करते हैं, किसी भी फसल को उगाते हैं, ठीक है, फसल को उगाते हैं, जिसके द्वारा फिर हम उसके द्वारा उन फसलों को जो है विभिन्न रूपों में परिवर्तित करके उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे देखें तो अब जो भी भोजन आप बना रहे हो, ठीक है, आपने खेती की, कृषि के द्वारा फसल उगी, ठीक है, उससे आपने भोजन का निर्माण किया। तो यही जो प्रक्रिया है उसी को हम जो है फसल उत्पादन कहते हैं। मतलब कि आप जो भी फसलें उगा रहे हैं, ठीक है, उनमें हम क्या क्या चीज़ें करते हैं और उस किसी भी फसल को उगाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसी के आधार पे जो है हम फसलों को उन्हीं लक्षणों के आधार पे या किसी भी फसल को अच्छे ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग जो है फसल उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। फसल उत्पादन, देखिए जैसा कि आपको शब्दों से ही लग रहा है, फसल का सिंपल सा मतलब जो भी आप खेती कर रहे हो, ठीक है। उत्पादन में जो भी उत्पादन का मतलब फसलों को बढ़ाने की जो कार्यविधि है उसी को हम उत्पादन या किसी भी चीज़ों की जो है निर्माण करना, ठीक। तो देखिए यहाँ पे फसल उत्पादन की बात की जाए तो पहले हम फसल के बारे में देख लेते हैं। फसल होती क्या है, ठीक। जैसा हम सभी जानते हैं कि अगर भाई कोई भी आप खेती करते हो, यानी कि कोई भी पौधे आप उगाते हो, ठीक है, जैसे धान हो गया, गेहूँ, चना, मटर, ये सब क्या होती हैं, आप इसको फसलें ही कहते हो, ठीक। लेकिन जो है इनको अगर आपको डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो कि फसल क्या है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ठीक। तो फसल को अगर हम देखें तो जितने भी उपयोगी पौधे हों, ठीक, यानी खेती हम उसी पौधों की करते हैं जिससे हमें कोई ना कोई फ़ायदा होता हो, ठीक है। चाहे वो खाने के लिए आप यूज करते हो, चाहे आप जो उसे बेचने के लिए यूज करते हो, लेकिन उससे कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई फ़ायदा होता है, ठीक है। तो यही जो पौधे हैं उन्हीं को उगाने की जो क्रिया होती है हम उसको क्या बोलते हैं, फसल उत्पादन, ठीक है। यानी फसल जो क्रिया होती है वो फसल उत्पादन। अब बात आती है फसल की, तो फसल क्या हो गया, ठीक है, एक समान रूपी उपयोगी पौधे जो होते हैं, ठीक है, एक समान रूपी उपयोगी पौधे या पौधों को उगाना, ठीक है। तो एक समान रूपी पौधे जो हम जिनको उगाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे फसल कहलाते हैं, ठीक है। तो जो एक जैसे हो, एक रूप से हो, ठीक है, और एक पर्टिकुलर समय पे, एक निश्चित समय पे जब हम किसी भी उपयोगी पौधे को उगाते हैं, ठीक है, या उपयोगी पौधे के समूह को उगाते हैं एक ग्रुप के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, ठीक है। तब देखिए ये तो हो गया फसल। अब फसलों को भी उनके मौसम के आधार पर, यानी कोई भी फसल होती है उनको हम अलग अलग समय में जो है उनकी बुआई करते हैं, उनसे जो पौधे उत्पन्न होते हैं या जो भी फसलें, जो भी अनाज उत्पन्न होते हैं, हम उनको प्रयोग में लाते हैं। तो मौसम के आधार पे, ठीक है, क्योंकि जितनी भी हम फसलें उगाते हैं वो मौसम के बेस पे ही करते हैं। तो किसी भी फसल को जो है क्या किया गया, उनको मौसम के आधार पे 3 भागों में बांट दिया गया। मौसम के आधार पे क्या किया गया, 3 भागों में बांटा गया। फसलों को जो है 3 भागों में बांट दिया गया, जिसमें आपकी पहली जो है, ठीक है, आप किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हैं, रबी की फसल, ठीक है, रबी फसल, ठीक। फिर आपका आता है खरीफ, उसके बाद जायद,
ठीक है। अब देखिए रबी की फसल की बात करें तो जो रबी की फसलें हैं वो हमारी कब उगाई जाती हैं, ये सर्दियों में, ठीक है। जब जैसे ये अभी समय चल रहा है आपका, ठीक है, ठंडियों वाला समय चल रहा है, ये सर्दियों में उगाई जाती हैं। और खरीफ क्या होता है, ये बारिश के समय में, ठीक है, जो बारिश का मौसम होता है, ठीक, जिस समय बारिश होती है उस समय जो इसको उगाया जाता है। और जो जायद होती है, जायद, इनको हम अगर देखें तो ये जो है गर्मियों में, ठीक है, गर्मी में इनकी जो है खेती की जाती है, ठीक। और अगर महीनों के आधार पे देखें तो जो हमारी रबी की फसलें हैं, ठीक है, जैसे ठंडी कब स्टार्ट होती है भाई, ठंडी मौसम आप ज़्यादातर देखें तो लगभग सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर लास्ट या जो है नवंबर में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो जो हमारी ये फसलें होती हैं, इसको हम जब इसकी बुआई करते हैं तो वो होती है हमारी नवंबर से लेके अक्टूबर माह तक, नवंबर से लेके अप्रैल तक, ठीक है, नवंबर से अप्रैल तक, ठीक है। नवंबर से अप्रैल तक क्या होता है कि हम रबी की फसलों की खेती करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बारिश क्या कब स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ये बारिश का अगर हम देखें तो जून वाले महीने में लगभग शुरू हो जाती है, ठीक। तो जून से लेके अक्टूबर का जो महीना होता है उसमें जो है खरीफ की फसलें की जाती हैं, ठीक। जून से अक्टूबर का जो महीना होता है इसमें खरीफ की फसलें। उसके बाद जो आपका जायद, तो जायद की जो फसलें होती हैं वो मार्च, ठीक है, मार्च से लेके मार्च अप्रैल, इस महीने में जो है जायद की फसलों की खेती की जाती है, ठीक है। मार्च अप्रैल से लेके गर्मियों, क्योंकि गर्मी जो है हमारी कब तक चलती है, अप्रैल मई जून तक जाती है, ठीक है। मार्च अप्रैल मई जून, ये क्या होते हैं हमारे जो हैं गर्मी के मौसम होते हैं, ठीक। और जून बारिश क्यों देखें तो जून से लेके अक्टूबर तक, जून में थोड़ी थोड़ी बारिश भी होनी शुरू हो जाती है, ठीक। तो ये इस मौसम के बेस पे अगर देखें, मौसम में हमारे तीन बेस पे बांट दिया गया, ठीक है। इसमें जो है इसी महीने में जो है आपके मौसम भी चेंज होते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं उस समय में, ठीक। जैसे रबी की फसल देखें तो इस समय आप देखोगे तो कौन कौन सी फसलें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। गेहूँ हो गया, चना, मटर, आलू, गेहूँ, चना, मटर, आलू। और क्या मिल सकता है आपको इस समय में, गेहूँ, चना, मटर, आलू, सरसों, तिल भी इस समय में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो फसलें हैं, यानी इस महीने में जो भी आप फसलें उगाते हैं वो क्या हो जाएंगी, आपकी रबी की फसलें होती हैं, ठीक। अब जून वाली फसलों में देखो तो जून की फसलों में आपको मोस्टली जो है ज़्यादातर दिखेंगी आपको धान, ठीक है, धान की खेती होती है इसमें। जैसे कि हम जो है चावल, जिससे चावल निकाला जाता है, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने ये कभी देखा ही नहीं होगा कि चावल जो है धान की तरह, यानी धान के जो पार्ट्स होते हैं उस बेस पे निकलता है, उनको लगता है नहीं चावल जैसा होता है वैसे ही पौधे से निकलता है, ठीक है। धान हो गया, चावल। उसके बाद आप मक्का भी देखें तो इसी बारिश के सीज़न में ही रहता है, मक्के की खेती होती है बारिश के सीज़न में ही, ठीक। मक्का हो गया, और जो है चावल, धान, मूंगफली भी इसी समय में उगाई जाती है। ये सब क्या है, हमारी खरीफ की फसलें। अब देखिए जायद की फसलें में सिंपल सी आपकी जो गर्मियों में मिलता है, ठीक है। तो गर्मियों में क्या क्या मिलता है आपको, खीरा हो गया, ठीक है, खीरा ककड़ी और खरबूजा, तरबूज, ये सब क्या है आपकी जायद की फसलें, ठीक है। तो आप देखेंगे तो इस समय में जो है, यानी कि इस समय जो भी फसलें उगती हैं वो हम रबी की फसलें कहलाती हैं। इसके बाद वाला जो सीज़न होगा आपका, जैसे ही रबी की फसलें ख़त्म होती है अप्रैल के बाद जो है, मतलब अप्रैल में ख़त्म होती है लेकिन उससे पहले मार्च से स्टार्टिंग होने लगती है। अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून तक जो है आप क्या करते हो, जायद की फसलों की खेती करते हो। जायद के बाद फिर आप क्या करते हो, खरीफ की फसलों की खेती शुरू कर देते हो, ठीक है। ये तो हो गई हमारी फसलों के बारे में कि कितनी प्रकार की फसलें होती हैं, कौन कौन सी खेती हम एक साथ
मतलब कौन कौन सी फसलों को हम उगाते हैं। अब ये तो होगी बात फसलों की। अब फसलों को उगाने से पहले जो है हमें क्या क्या करना पड़ता है उसके बारे में भी देखते हैं। ठीक, तो फसलों को उगाने के लिए भाई हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मिट्टी की। ठीक है, यानी हमें जो है एक ऐसी जगह पर आपको फसलें उगाना है कि वहाँ पे उसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट हो। ठीक है, मिट्टी हो, नमी उसमें हो। ठीक, अब ये नहीं जो आप फर्श पे जाओ अनाज को जो है छिड़क दो तो वहाँ पे जो है फसलें उग जाएंगी। ठीक, तो ऐसा नहीं होगा। यानी आपको फसल अब उगाना है तो प्रॉपर एक मिट्टी की आपको आवश्यकता होनी चाहिए। मतलब मिट्टी, बिना मिट्टी के लिए फसल कोई उगा ही नहीं सकता। ठीक, तो चलिए देखते हैं अब मिट्टी क्या होती है और मिट्टी से कैसे हम जो है मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं और फिर उस मिट्टी से कैसे जो है फसलों को उगाया जाता है और क्या क्या किया जाता है। अभी हम लोगों ने फसल के बारे में पढ़ा। ठीक, फसल कितने प्रकार की होती है, किस किस महीने में कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक, अब आते हैं मिट्टी। भाई फसल उत्पादन में एक पार्ट तो आपने फसल को पढ़ लिया। ठीक, फसल के बारे में हमने देख लिया। फसल हो चुका आपका। अब आती है बात मिट्टी की। ठीक, तो अब देखिए मिट्टी क्या है। मिट्टी जिसमें हम जो है पौधों को उगाते हैं। तो अब देखिए जितनी भी मिट्टी है, हर मिट्टी में आप जो है पौधों को नहीं उगा सकते हैं और हर पौधों के लिए एक अलग अलग टाइप की जो है मिट्टी की भी आवश्यकता पड़ती है। सॉरी, इसमें जो है अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी हमारे लिए वही उपजाऊ होती है जिस पे ह्यूमस की मात्रा हो। बस मतलब कि जो ज़मीन पड़ी हुई है उस पर पेड़ पौधे की पत्तियां, ठीक है, और उनकी डालें वगैरह सड़ गई हों और जीव जंतुओं के मल मूत्र तथा उनसे जो भी उनकी उत्सर्जित पदार्थ हैं, ठीक है, वे जब जो है ज़मीन पे मतलब सड़ते हुए ज़मीन पे एक लेयर बन जाती है। ठीक है, वो 3 से 4 सेंटीमीटर तक की लेयर होती है मिट्टी की ऊपरी परत पे, जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो वे जिस मिट्टी में पाई जाती हैं तो वो आपके लिए जो है उपजाऊ होती है, उसी मिट्टी में जो है खेती की जा सकती है। ठीक है, ये नहीं कि ऐसी जगह मिट्टी पहुंच जाए जहाँ पे कंकड़ पत्थर ज़्यादा हों। ठीक है, सीमेंट बालू वाले जो हैं उसमें दीवारें तोड़ तोड़ के फेंकी गई हैं, कंकड़ ही हो तो उसमें सीड क्या करेगा, जो भी अनाज आप उगाएंगे वो क्या उग नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कि भाई अगर मिट्टी आपको चाहिए, ठीक, तो मिट्टी तो मिल जाती है, फिर उसके बाद हम इसकी जुताई करते हैं। जुताई के बाद उसमें फसलों की बुआई करते हैं। ठीक है, बुआई करने के बाद फिर क्या करते हो आप, सिंचाई करते हो। सिंचाई के बाद कटाई करते हो। ठीक है, फिर जो है आप फसलों को जो है कटाई के बाद उनके अनाज और जो भी उसमें एक्स्ट्रा पदार्थ हैं उनको अलग करते हैं, फिर जो उसका भंडारण भी करते हैं। तो मिट्टी की बात करें तो मिट्टी को भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेन रूप से हम अगर देखें फसलों के उत्पादन के लिए तो हमारी 3 प्रकार की मुख्य मिट्टियाँ जो हैं होती हैं। ठीक, जिसमें हम अगर फसलों को उत्पादन के बेस पे देखें, बाकी तो और आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉयल में, तो सॉयल कई टाइप्स की हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फसल के बेस पे देखा जाए तो मुख्य रूप से 3 हैं। जिसमें आपकी जो है बलुई मिट्टी, ठीक, बलुई मिट्टी और क्या है चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी और जो है थर्ड दोमट मिट्टी। ठीक, तो इन सब मिट्टियों में जो है फसलों को उगाया जाता है। अब देखिए चिकनी मिट्टी क्या होती है, या चिकनी या बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में जो है जिस मिट्टी में, ठीक है, जिस मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक हो, ठीक है, बालू की मात्रा अधिक हो और मिट्टी की मात्रा कम हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बलुई मिट्टी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चिकनी मिट्टी की बात करें तो चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि जो बालू की मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है, बालू की मात्रा कम होती है। ठीक है, यानी चिकनी मिट्टी में क्या होता है, बालू की मात्रा कम होगी। अगर बालू की मात्रा कम होगी तो हम उसको चिकनी मिट्टी कहते हैं।
ठीक। अब थर्ड आता है आपका दोमट मिट्टी। इसमें क्या होता है कि बालू की मात्रा तो कम रहती ही है, ठीक है, बालू की मात्रा कम होती है, लेकिन इसकी जो मिट्टी होती है वो मिट्टी भुरभुरी होती है, मिट्टी भुरभुरी होती है, ठीक है। इनकी मिट्टी जो है भुरभुरी, यानी जुताई आप करते हो तो इनकी जो मिट्टी होती है एकदम छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती हैं, जिससे इसमें आसानी से फसलें उगाई जा सकती हैं, ठीक है। और जो बलुई मिट्टी होती है, बलुई मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक रहती है और ये जो है पानी को जो है बहुत ज़्यादा सोखता है, ठीक है, मतलब पानी की अवधारण क्षमता इसकी जो है कम होती है। चिकनी मिट्टी की जो है सबसे अधिक होती है, इसमें आप अगर थोड़ा सा भी पानी पहुंच गया तो जल्दी जो है ये ख़त्म नहीं होता, मतलब ये जल्दी सूखती नहीं है, वो हमारी चिकनी मिट्टी, ठीक है। उसके बाद आती है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जो है इनकी जो जल धारण क्षमता होती है वो चिकनी मिट्टी से कम होती है, लेकिन बलुई मिट्टी से अधिक होती है। और अगर देखा जाए फसलों के उत्पादन के लिए तो सबसे जो महत्वपूर्ण या सबसे उपयोगी जो मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी होती है, जिसमें हम जो है फसलों को आसानी से उगाने का काम करते हैं या जिसमें हमारी फसलें आसानी से ग्रो कर जाती हैं। अब देखिए जो है मिट्टी की भी बात करें तो बलुई मिट्टी जो है किस फसलों के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है, कौन सी फसलों में इसका अधिक उपयोग किया जाता है, जिससे जो है फसलें निर्माण हो सकता है, ठीक है, अच्छी फसलें उगती हैं। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी, ठीक, जिसमें हम उगा सकते हैं इसको, इस मिट्टी में फसलें कौन कौन सी उगती हैं, ठीक। तो होगा आपका तरबूज, ठीक, गर्मी वाली जितनी भी हैं, तरबूज हो गया, खीरा ककड़ी, खीरा ककड़ी हो गया, और इसमें जो है आपकी बाजरा, ठीक है, बाजरा ज्वार, ये सब क्या होगा इस मिट्टी में आसानी से उग जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है धान के लिए, ठीक, धान, सनई, ठीक, सनई और कपास, ठीक। कपास जो है इसे हम जानते हैं कि जो कपास कहते हैं ना कि सब लोग ये काली मिट्टी इसके लिए बहुत उपयोगी होती है। तो काली मिट्टी जो है होती तो है काली मिट्टी काले कलर की, ठीक है, लेकिन जो है उसकी जो अगर जल धारण क्षमता के बेस पे देखें तो चिकनी मिट्टी, यानी उसमें जो है बालू की मात्रा कम होती है और मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, ठीक है, लेकिन वो कलर काला होता है, ताकि वो मोस्टली जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो उसमें लवणों की मात्रा या जो भी खनिज पदार्थ होते हैं मिट्टी के वो अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए कपास के लिए ज़्यादा, उस सबसे ज़्यादा जो जल धारण क्षमता होती है वो क्या होता है कि काली मिट्टी में होती है, ठीक है। काली मिट्टी जो है चिकनी मिट्टी का ही पार्ट है। फिर आते हैं दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में क्या होता है बालू और मिट्टी, ठीक है, क्योंकि है तो बराबर बराबर भी होता है, ठीक है। दोमट मिट्टी में ना तो ज़्यादा बालू रहेगा ना तो ज़्यादा ही मिट्टी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ इनकी जो साइज़ होती है वो थोड़ी छोटी छोटी होती है, ठीक है। इस वाले में जो है आप किसकी खेती करोगे, दोमट मिट्टी में क्या करोगे आप, गेहूं की भी आसानी से आप खेती कर सकते हो, ठीक है, गेहूं, टमाटर, चना, मटर, आलू, कोई भी फसलें हों सबसे अच्छी उसमें उग जाती हैं, ठीक है, धान को छोड़ के, ठीक। तो ये सब क्या है दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी में इसकी आसानी से जो है आप फसलें उगा सकते हैं, ठीक। उसके बाद आता है आपका, ये तो हो गया हमारे फसल के साथ साथ हम लोगों ने देख लिया कि मिट्टी क्या होती है और मिट्टी कितनी प्रकार की होती है, ठीक। अब जो है मिट्टी तैयार होगी हमारी, मिट्टी तैयार करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, अब हमें बुआई की भी आवश्यकता होती है, ठीक है भाई, बुआई आप करोगे, मिट्टी आपने तैयार कर दी, मिट्टी अब लेके क्या करोगे, जब तक उसमें आप फसलों को उगाओ ही नहीं, तो ऐसी मिट्टी किस काम की, ठीक। तो मिट्टी को आपने कर लिया, ठीक। तो अब इसके बेस पे देखा जाए तो मिट्टी को तैयार करने की भी ज़रूरत है, ठीक। तो हम मिट्टी जब तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना, इसको कैसे तैयार किया जाएगा। अब जो है जो भी खेत है आपके पास तो उसकी मिट्टी तैयार करने के लिए आप क्या करते हो, जुताई करते हो, ठीक है। जुताई करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको करने के लिए आप क्या चाहिए, जुताई, ठीक है, जुताई करते हैं। जुताई के बाद आप जो इसकी
फसलों की इसमें बुआई करते हैं। ठीक, तो तैयार करने के लिए क्या करोगे, पहले जो है आप खेतों की जुताई करोगे। ठीक, मतलब आप जो है आप चाहो तो वैसे देखा जाए तो देसी हल जो होते हैं उसके थ्रू अगर जुताई की जाती है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी तरह से मिट्टी जो है खोदी जाती है। ठीक, और एक आपके हल होते हैं जिसमें सिंपल से नॉर्मल वाले हल जो होते हैं उसके द्वारा आप मिट्टी को करते हैं। उसके बाद एक मिट्टी पलट, ठीक है, जिसको बोलते हैं तवे वाला ट्रैक्टर आ गया। ठीक, मतलब एकदम गोल गोल से होता है उसमें। ठीक है, और वो क्या करता है, पूरे मिट्टी को उलट देता है। ठीक है, जिससे उसमें घास वगैरह जो भी होती हैं, ठीक, खरपतवार, वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और नीचे वाली जो मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है, जिसे हम मिट्टी पलटवार हल बोलते हैं। ठीक, तो वो क्या करते हो, 2-3 बार आप उससे जुताई करते हो तो जो भी खरपतवार या छोटे मोटे पौधे जो ज़मीन में उगते हैं वो जो है मिट्टी के अंदर दब जाते हैं और इसकी वजह से जो है वो उसमें सड़ जाते हैं और ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब उससे जो है क्या होता है कि एक प्रकार से खाद का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, अब जुताई कर लेते हो, जुताई होने के बाद उसमें जो कंकड़ बड़े वाले निकलते हैं या जब बड़े बड़े ढेले टाइप के जो हो जाते हैं तो उसके लिए ना इनको जो है समतल किया जाता है। एक प्रकार से इनको हेंगे का इस्तेमाल किया जाता है, हेंगा बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, उसके द्वारा इनका एक स्केल टाइप की पार्ट होता है, ठीक है, इक्वल, उससे जो है उस पर चलाया जाता है ताकि बड़े वाले जो ढेले, मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं वो टूट जाएँ और जो है मिट्टी छोटी छोटे पार्ट्स में टूट जाएँ, जिससे उसमें आसानी से बीज उग सके। ठीक है, ये तो हो गया जुताई की बात। ठीक है, मिट्टी तैयार करने के लिए जुताई हो गई। अब जुताई के बाद आप क्या करते हो, फिर बुआई करते हो, किसी भी फसलों की बुआई शुरू करते हो। जुताई आपने कर लिया, फसलों की बुआई करोगे तो बुआई करने के लिए भी आपको 2 मेथड है। ठीक है, एक जो मेथड होता है कि आप बिना किसी रूल्स के थ्रू क्या करते हो, उसको जो है छींटना शुरू कर देना है। ठीक है, छींट बो डालो, बोले कहते ना भैया फसलें लाएं एकदम पूरा छींट डालें चारों तरफ। ठीक, तो छींट कर बोना। ठीक है, या इसको बोलते हैं छितरा कर बोना। ठीक, छितरा कर बोना। ठीक है, दूसरा क्या होता है, निश्चित दूरी पे। तो छितरा कर बोने वाले में क्या क्या फसलें होती हैं, जैसे आपका गेहूं हो गया। ठीक, गेहूं, मटर, ठीक है, चना, मक्का, ये सब क्या करते हो आप, जो है ट्रैक्टर चल रहा है पीछे पीछे छींटते हुए चले जा रहे हैं। कोई डिस्टेंस की कोई ज़रूरत नहीं, कितने दूर पे क्या सीड होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, आप छींटते चले जा रहे हो। ठीक है, तो और वो जो है मिट्टी में मिल गया। मिट्टी के बाद उसके बाद एक बार दोबारा आप जुताई करते हैं। ठीक है, दूसरा राउंड जब लेते हैं तो इसमें हल्की हल्की मिट्टी इसके ऊपर चढ़ जाती है और ये जो है अनाज मिट्टी से दब जाते हैं और फिर कुछ दिन में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, इससे जो है पौधे निकलने लगते हैं। अब निश्चित दूरी वाले में क्या होता है, इस वाले में जो है एक स्पेशल विधि के द्वारा हम इसको जुताई करते हैं। ठीक है, और बुआई के लिए भी नए जो बीज हैं उनके बीज की जो दूरी होती है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए कि भाई कुछ निश्चित दूरी पे ही उनको लगाया जाए। ठीक, जैसे अगर आप धान की खेती की बात करते हैं, ठीक, धान, तो धान में क्या होता है कि पहले जब हम इनकी बीज तैयार करते हैं, ठीक है, बीज मतलब बीज आप धान को लेते हो, थोड़ा सा पहले जो है एक मिट्टी तैयार करते हो। भाई धान की खेती के लिए क्या करते हो आप कि पहले मिट्टी तैयार करोगे, मिट्टी तैयार करने के बाद फिर उसमें पानी भर देते हैं, पानी भरने के बाद धान उसमें छींट देते हैं। ठीक, कुछ दिन बाद आप 20 से 25 दिन देखोगे तो धान के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो एक साथ पहले जो है उग जाते हैं। ठीक है, पूरी एक टीम बन जाएगी उनकी। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी। ठीक, तो क्या होता है, धान को जो है एक साथ पूरे छींट देते हैं, जिसको बोलते हैं बेहन या जो है जरई छींट दी है। ठीक है, तो अब बेहन डालने के बाद क्या होता है कि अब उनको उखाड़ा जाता है एक बार। ठीक है, उन सबको उखाड़ा जाएगा, फिर उनके पौधों को जो है एक निश्चित दूरी पे लगाया जाता है। ठीक है, कुछ दूरी यानी कम से कम जो है 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मतलब 2-3 जो है धान के जो छोटे वाले पौधे होते हैं कम से कम 4 से 5 पौधों को एक साथ लगा के 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है उगाते हैं। ठीक है, जिससे फसलें जो हैं 15 से 20 ये डिस्टेंस होनी चाहिए उनके बीच में, हर एक पौधों के बीच में कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर की जो है दूरी होनी चाहिए, ताकि वो जो है आसानी से ग्रो कर सकें और इनमें जो
इनकी जुताई निराई वगैरह आपको जो है खरपतवार अगर इससे निकालना हो तो उसको भी आप आसानी से कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से जो है धान के पौधे लगाए जाते हैं। आलू की भी खेती देखी जाए तो आलू की खेती में भी जो भी आलू हैं कम से कम उसमें भी 10 से 15 यानी एक बित्ता, ठीक है, नॉर्मली लोकल में एक बित्ता भैया जो है उतनी दूरी के बेस पे ही आप इनको उगाइए, तब जाके अच्छे से उगेगा। नहीं तो पता चला जो भी आपने लगाया पौधा एक भी नहीं उगेगा, सब सड़ के जो है सफ़ा चट हो जाएगा उसमें। ठीक है, इस तरह से जो है धान की खेती और आलू की खेती की जाती है। ठीक है, तो आप इनकी जो स्पेशल वाली होती है मतलब छितरा कर बोने वाले में तो आप सिंपल सा कहीं से भी छींट दो, ठीक है, वो उस पर उग जाते हैं। लेकिन जो निश्चित दूरी वाले में होते हैं, निश्चित दूरी के लिए आपको एक निश्चित गहराई तक खेतों की जुताई भी करनी होती है। ठीक है, निश्चित दूरी तक खेतों की जुताई की जाती है और बुआई करते समय उन पर एक फिक्स दूरी होती है कि उस पर मिट्टी को भी कवर करें। जैसे आलू है, आलू पर अगर आप ज़्यादा मिट्टी चढ़ा दोगे तो आलू का पौधा निकल ही नहीं पाएगा, कम मिट्टी चढ़ा दोगे तब भी वो सूख जाएगा। ठीक है, और दूरी उसके बीच की कम कर दोगे, पता चला आप सिंचाई करोगे तो आलू में अगर थोड़ा सा भी पानी एक्स्ट्रा लग गया तो सारा आलू आपका जो है ख़राब, यानी वो भीगना नहीं चाहिए प्रॉपर, सिर्फ जो है उसको हल्की नमी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अब इनकी जो स्पेशल जुताई करने के लिए आपको कुछ यंत्र यूज़ किए जाते हैं जिसे हम डिबलर, ठीक है, डिबलर और सील ड्रिल ये हल टाइप के ही हैं। ठीक है, इन सब का जो हम यूज करते हैं और इसके द्वारा जो है किसी भी मिट्टी की जब जुताई की जाती है तो एक निश्चित दूरी पे, एक निश्चित गहराई पे जो है उनको जोता जाता है और फिर उसमें फसलों को उगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है फसल को उगाने यानी खेती करने के लिए भी आपको ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ये तो हो गया हमारा, मिट्टी को हमने तैयार कर लिया, ठीक है, जुताई करने के लिए। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है कि अब आती है हमारे मिट्टी के पोषक तत्व। ठीक है, ये तो हो गए हमारे जो है क्या मिट्टी और कितनी प्रकार की होती हैं, किस तरह से हम उसकी खेती करते हैं। तो अब मुख्य रूप से आपका जो नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है तो होता है कि पोषक तत्व या मिट्टी। अब भाई खेती होती कर दी तो उसको क्या बोलेंगे, खाद वाद भी डालोगे, नहीं पता चला जो है आपने बुआई की, खाद वाद उसको मिला ही नहीं, मिट्टी में जो है किसी भी चीज़ की कमी रह गई तो जो है फसल उगने की बजाय क्या हो जाएगा, जर जाएगा, है ना। धान जो है जर गया भैया, काना हुआ, खाद वाद मिली नहीं उसको, धान जो है पिरा गिल बा। ठीक, तो ये सब कंडीशन हो जाती है। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि भाई किसी भी फसलों में जो है पोषक तत्वों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है आपका, मिट्टी के पोषक तत्व। मिट्टी के पोषक तत्व या मृदा के पोषक तत्व। तो देखो इनके पोषक तत्व या उर्वरक जो भी आप खाद वगैरह डालते हैं, तो मिट्टी में अगर मिट्टी से आपको अच्छी फसल उगाना है, आप चाहते हो कि जो है 1 किलो चावल छिड़कें, आप 1 किलो धान छिड़को तो कम से कम 1 कुंटल निकले। ठीक है, तो आपको जो है मिट्टी अच्छी तरह से तैयार करनी पड़ेगी, उसमें सारी व्यवस्था जितनी भी उनकी उर्वरक या पोषक तत्व हैं वो सब आप तैयार करना पड़ेगा। अगर ये सब चीज़ें रहेंगी तभी आपकी जो है फसलें अच्छी सूख पाएंगी। ठीक है, नहीं पता चला बात वही हुई कि जो है आप चले गए युद्ध करने, फाइट करने, हथियार आपके पास है ही नहीं और जो है आप कह रहे हो कि भाई हम अपने देश को जो है बचा लेंगे या उनसे लड़के दुश्मनों को मार गिराएंगे। ठीक है, तो अगर दुश्मनों से लड़ना है तो क्या हो, आपके पास जो है हथियार होना चाहिए। ठीक, तो इसी तरह से आप फसल आपको खेती करनी है तो कम से कम जो है मिट्टी सही से रखो, मिट्टी में जो है उर्वरक तत्व जो होते हैं पोषक तत्व उनको भी आप प्रॉपर बनाए रखिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपको आवश्यक हैं, आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि मिट्टी में ये सारी चीज़ें हैं भी कि नहीं हैं। ठीक है, क्या वो मिट्टी फसलों के उत्पादन के लिए उपयोगी है भी कि नहीं है। ठीक है, ये ना करोगे नहीं जाओ फर्श पे जो है छिटाई कर दो, ठीक, बीज छीट दो तो कहो नहीं अब ये उग जाएंगे कुछ दिन बाद। ठीक है, तो अब देखते हैं पोषक तत्वों की बात। तो मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पे भी जो है इनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि जो भी पोषक तत्व होते हैं। ठीक, जिसमें आपके पहला आपका मुख्य पोषक तत्व
ठीक। मुख्य पोषक तत्व जो ज़्यादा मात्रा में यूज किए जाते हैं, मुख्य पोषक तत्व, ठीक। उसके बाद दूसरा जो आपका गौड़ पोषक तत्व जो थोड़ी सी कम मात्रा में यूज किए जाते हैं। उसके बाद आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें क्या होता है कि जो बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। तो किसी भी फसलों के उत्पादन के लिए जो मुख्य पोषक तत्व क्या क्या होने चाहिए हमारे पास, उनमें जो है कार्बन, ठीक, कार्बन होना चाहिए पूरा, ठीक, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ठीक है, ठीक, नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक। तो ये सब क्या है, हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं, ठीक। नाइट्रोजन, ठीक, उसके बाद पोटेशियम, सल्फर, ठीक। तो ये सब क्या है, हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं, ये जो है हमारे मिट्टी में होने चाहिए, ठीक। अब गौड़ पोषक तत्व जो थोड़ी सी कम मात्रा में यूज किए जाते हैं उनको हम गौड़ पोषक तत्व बोलते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी जो है मात्रा कम यूज होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसमें आपका हो गया जिंक, ठीक है, जिंक हो गया, या आप यूरिया वगैरह डालते हैं, ठीक। तो ये सब क्या होते हैं, आपके सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक, जिंक। तो ये आप देखिए मुख्य पोषक तत्व, इसमें आपका कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ठीक है, ये आपके सल्फर, ये सब आपके मुख्य पोषक तत्व हो गए। गौड़ पोषक तत्व में कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक है। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ठीक। और नेक्स्ट आपका सूक्ष्म पोषक तत्व जिसके थ्रू हमारा जिंक, ठीक है, जिंक, आयरन, कॉपर, जिंक, आयरन, कॉपर, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं हमारी सूक्ष्म, यानी इन सब पोषक तत्वों की जो है मिट्टी में कम मात्रा, सूक्ष्म पोषक तत्व यानी इनकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, या कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक। पौधों को अगर किसी भी मिट्टी से आपको पौधे उगाने हैं तो ये भी होने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा यहाँ पे इन सब चीज़ों की होनी चाहिए, ठीक। फिर उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम भी होने चाहिए, जिंक, आयरन और कॉपर भी होनी चाहिए। तो अगर ये सभी पोषक तत्व मृदा में उपस्थित हैं, मिट्टी में उपस्थित हैं, तो आप आसानी से जो है कम समय में अच्छी फसलें उगा सकते हो, या कम खर्चे में भी आप अच्छी फसलें उगा सकते हो, ठीक है। और अगर मिट्टी में जो है इनमें से किसी भी पोषक तत्वों की कमी हुई तो आपकी जो फसलें होंगी, पेड़ पौधे जो उसमें उगेंगे वो अच्छी तरह से नहीं उग पाएंगे, उनकी साइज छोटी हो सकती है, वो या तो जो है समय से पहले ही सूख जाएंगे, या समय से पहले उसमें अनाज लग जाएगा, और समय से पहले वो जो अनाज होगा उसमें जो भी बीज लगेंगे वो टूट जाएंगे या सूख जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है फसलें, जो भी फसलें होंगी वो नुकसान में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम उर्वरक की बात करते हैं, ठीक। तो आपको अच्छी फसलें उगानी है तो क्या होनी चाहिए, उसमें खाद का इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है। सही आप कुछ जो है हमारी रासायनिक खादें, ठीक है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, और कुछ जो है हमारे जो प्राकृतिक विधि से आप बनाते हो, ठीक है, जैसे आप गाय का गोबर हो गया, ठीक है, गाय का गोबर, ठीक, गोबर, और जो है जो भी जीव जंतु के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है, यूँ कहें मल मूत्र, गाय, कोई भी जानवर हो, ठीक है, ठीक, या उत्सर्जी पदार्थ, इन सबको क्या करते हैं, मिट्टी में मिलाया जाता है। उसके साथ आपका जो है कंपोस्ट खाद, ठीक, कंपोस्ट खाद, इसमें क्या होता है, जो भी आपके घरेलू पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो भी सब्जियों की छिलके वगैरह हो गए, सब्जियों की छिलके, और जो है जो सड़ी गली पेड़ पौधों की पत्तियाँ, इन सबको क्या किया जाता है, एक छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है, ठीक है,
लगभग 6 से 7 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा जो है गड्ढे को बनाया जाता है। ठीक, उस गड्ढे में क्या करते हैं कि जो भी आप जो है महीने भर का जो कबाड़ इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उसमें इनको भर दिया जाता है। ठीक, और जो है जब इस गड्ढे में आप इसको भर देते हो तो इसमें इनको भरते चले जाते हैं और जब भर जाता है तो एक उसको ऊपर मिट्टी से जो है ढक दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है ताकि उसके अंदर जो भी पदार्थ हो वो फट जाए। ठीक है, और फिर 20 से 25 दिन ठीक है जाने के बाद फिर उस गड्ढे से जो भी पदार्थ आपने डाला था उसको बाहर निकालते हैं, एक दूसरा गड्ढा साइड में बनाए रखते हैं। ठीक है, उसमें डालते हैं, मतलब उसको पलटते हैं। 2 गड्ढे आप बनाइए, एक से दूसरे में, फिर दूसरे से पहले वाले में, इस तरह से 1-2 बार उसको पलटते हैं और फिर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो इस तरह से करने पे उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो आपस में छोटे छोटे पार्टों में मिक्स हो जाती हैं और जो हमारे डिकम्पोजर होते हैं, अपघटक कुछ जीवाणु उस भोज्य पदार्थ में, ठीक है, उसमें मिलते हैं और उनमें सभी रासायनिक और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को उसमें मिला देते हैं, जिससे कि वो एक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। ठीक है, तो ये कंपोस्ट खाद भी हमारे खेती के लिए जो है या फसल उत्पादन के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है, जिससे कि जो है फसलों को आसानी से या कम खर्चे में ही आप जो है अच्छी फसल उगा सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है जब भी ज़रूरत पड़ती समय के अनुसार उनमें रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आपका यूरिया हो गया, जिंक हो गया, पोटास हो गया, सल्फर, ये सब रासायनिक पदार्थ अलग से जो है पेड़ पौधों पे डाले जाते हैं। ठीक है, फसलों में डाले जाते हैं। कुछ उनको कीड़ों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा जो है फसलें आसानी से ग्रो कर लेती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अच्छी फसलों को उगा सकते हैं। और रही बात इसमें हमारा एक पदार्थ है लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो इनके लिए एक अलग सी चीज़ें होती हैं। जैसे नाइट्रोजन है तो ये नाइट्रोजन चक्र, एक नाइट्रोजन साइकिल बनती है, क्योंकि जो भी नाइट्रोजन है उसे पौधे डायरेक्टली वायुमंडल से अवशोषित नहीं कर पाते, इसलिए उस नाइट्रोजन को जो है कुछ जीवाणु उस नाइट्रोजन को नाइट्राइट में बदल देते हैं। ठीक है, नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, जिसके द्वारा जो है पौधे उसे मिट्टी से अवशोषित कर लेते हैं और इस क्रिया में हमारे एजिटोबैक्टर और राइजोबियम नामक जीवाणु इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज होते हैं, जो कि नाइट्रोजन गैस को जो है नाइट्रेट में बदल देते हैं और इस तरह से पौधे उसको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। इस तरह से वो चलता रहता है। तो आगे वाले वीडियो में जो है हम देखेंगे या अगली क्लास जो होगी उसमें हम नाइट्रोजन के थ्रू नाइट्रोजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और किस तरह से फसलों को आप जो है उगाने के बाद उनकी कटाई कैसे करते हैं, मढ़ाई कैसे करते हैं, इन सबको जरूर देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।